अरे श्यावलू, अब तुम्हारी छुट्टी का समय हो गया है। ऑफिस में बाकी सभी कर्मचारी रोज रात 12 बजे तक ओवरटाइम करते थे, लेकिन बॉस मुझसे हमेशा कहते थे कि मुझे ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मैंने ओवरटाइम किया तो मेरे बगल वाली सीट पर बैठे लाउली की अचानक मौत हो गई। दूसरी बार ओवरटाइम किया तो जिसने मुझे नौकरी में शामिल कराया था, लियू भाई, सीढ़ियों से गिर पड़े। तीसरी बार ओवरटाइम किया तो चाय वाले कमरे में सफाई कर्मचारी को करंट लग गया। उसके बाद पूरी कंपनी में ये बात फैल गई कि जब भी मैं ओवरटाइम करता हूँ किसी न किसी की मौत हो जाती है। कोई भी मेरे साथ एक ही मंजिल पर काम करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी सीट अलग केबिन में शिफ्ट कर दी गई। यहाँ तक कि मीटिंग में भी मैनेजर ने साफ कहा कि लू बेमू के काम के समय उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इस तरह मैं आराम से काम करता रहा और 3 साल तक बिना ओवरटाइम किए वेतन लेता रहा। फिर एक दिन नया मैनेजर कंपनी में आया। जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, पूरा मीटिंग रूम शांत हो गया। खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। उसने सबसे ऊपर रखी फाइल उठाई और सबके सामने लहराते हुए कहा, 3 साल नौकरी और ओवरटाइम का रिकॉर्ड 0। फिर उसने सबकी तरफ देखकर पूछा, 3 साल, 1000 से ज्यादा कार्य दिवस, एक भी दिन ओवरटाइम नहीं। कोई मुझे बताएगा आखिर क्यों? कोई कुछ नहीं बोला। वह मंच से उतरकर सीधे मेरे सामने आ गया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, पूरी कंपनी में 100 से ज्यादा लोग हैं, सिर्फ तुम्हें ही ओवरटाइम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्या तुम्हारे 2 हाथों की जगह 3 हाथ हैं, या तुम बाकी लोगों से आधा काम करते हो? मैंने शांत होकर कहा, सर, कंपनी के नियमों के अनुसार मुझे ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। वह हंस पड़ा। नियम? अब से कंपनी में सिर्फ एक ही नियम चलेगा, जो मैं कहूंगा। आज रात ओवरटाइम करना होगा। अगर नहीं किया तो कल से नौकरी पर मत आना। मैंने धीरे से कहा, सर, अगर मैं ओवरटाइम करूंगा तो किसी की मौत हो जाएगी। पूरा मीटिंग रूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर वह जोर से हंसने लगा। हंसी रोककर उसने सबकी ओर इशारा करते हुए कहा, सुना तुम सबने, ये कह रहा है कि अगर ये ओवरटाइम करेगा तो कोई मर जाएगा। 3 साल से जिसने ओवरटाइम नहीं किया वो आज करेगा तो मौत हो जाएगी। फिर वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, लू बेमू, मैंने 20 साल नौकरी की दुनिया में बिताए हैं। न जाने कितने ढोंगी और अंधविश्वासी लोग देखे हैं। आज चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें ओवरटाइम करना ही पड़ेगा। फिर उसने जोर से कहा, एक और आदमी इसके साथ रहेगा। उसने कमरे के कोने में खड़े सिक्योरिटी कप्तान की ओर इशारा किया। तुम आज रात इसके साथ ड्यूटी करोगे। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सिक्योरिटी कप्तान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने कहा, सर, इन्हें मेरे साथ मत भेजिए, मुझे डर है कि इनकी जान को खतरा हो जाएगा। वह फिर हंस पड़ा। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई अशुभ आत्मा हो? उसने सिक्योरिटी कप्तान का हाथ पकड़कर मेरी तरफ खींच लिया। आज रात तुम दोनों साथ रहोगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा यह अपशकुन कितना सच है। अगर सच में कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। पूरा मीटिंग रूम फिर से सन्नाटे में डूब गया। मीटिंग खत्म। आज शाम 7 बजे लू बेमू और सिक्योरिटी कप्तान दोनों समय पर ड्यूटी पर पहुंचेंगे। जो नहीं आया उसे कल से आने की जरूरत नहीं। उसे पूरा यकीन था कि मैं नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सचमुच इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। जब सब लोग बाहर निकल रहे थे तभी अकाउंट्स विभाग के एक बड़े भाई मेरे पास आए। उन्होंने चुपके से मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेमू, जरा संभल कर रहना। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने बस सिर हिलाया। शाम को मैं कंपनी पहुंचा। सिक्योरिटी कप्तान पहले से ही रिसेप्शन पर बैठे थे। करीब 40 साल के व्यक्ति थे। मुझे देखते ही घबरा कर खड़े हो गए। मो भाई, उनकी आवाज कांप रही थी। सिक्योरिटी कप्तान ने घबराई हुई आवाज में पूछा, वो क्या आज रात सचमुच कुछ होने वाला है? मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा, आप बस बैठे रहिए, लेकिन आज रात चाहे जो भी दिखाई दे, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलिए। ठीक 7 बजे लिफ्ट का दरवाजा खुला। वैन केयू बाहर निकली। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, अरे तुम सच में आ गए। मुझे लगा था कि बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे सामने आकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और बोली, लू बेमू, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। 3 साल पहले जब तुमने नौकरी शुरू की थी, उसी मंजिल पर एक आदमी मरा था। उसके बाद भी 2 बार ऐसा हुआ और हर बार तुम ओवरटाइम कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बकवास पर विश्वास करूंगी? एक आदमी ओवरटाइम करे और दूसरा मर जाए। आजकल के नए लड़के भी ऑफिस में कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। मैंने शांत होकर कहा, मैडम, आप विश्वास करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोली, तो फिर किस बात से फर्क पड़ता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फर्क इस बात से पड़ता है कि आज रात आप भी यहीं मौजूद हैं। वह एक पल के लिए चौंकी, फिर हंस पड़ी। ठीक है, मैं यहीं रहूंगी, देखती हूँ आज रात आखिर होता क्या है। इतना कहकर वह अपने केबिन की ओर चली गई। कुछ कदम चलने के बाद पलटकर बोली, लू बेमू, अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप काम करना। मेरे केबिन का दरवाजा खुला रहेगा, मैं हर समय तुम्हें देख सकती हूँ। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और कंप्यूटर चालू कर लिया। सिक्योरिटी कप्तान रिसेप्शन पर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 7:30 बजे अचानक ऑफिस की लाइट एक बार झपकी। सिक्योरिटी कप्तान ने घबराकर छत की ओर देखा और घूंट भरकर लार निकली। 8 बजे अचानक पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में मुझे वैन केयू के केबिन से गाली देने की आवाज सुनाई दी। करीब 5 सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पुरानी वायरिंग है, इलेक्ट्रीशियन ने कहा है कि अभी ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा। 8:30 बजे फिर लिफ्ट की घंटी बजी। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वैन केयू दौड़कर वहां पहुंची और अंदर झांककर बोली, शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। रात होते होते मेरा काम पूरा हो गया। मैं अपना सामान समेटकर ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी।
आवाज वैन केयू के केबिन से आई थी। मैं तुरंत वापस दौड़ा। वह कुर्सी पर जड़ होकर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखें डर से फटी हुई थी। वह कांपते हुए खिड़की की ओर इशारा कर रही थी। खिड़की के बाहर सिक्योरिटी कप्तान दरवाजे पर खड़े थे। उनके दोनों पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैं खिड़की तक गया और बाहर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने पलटकर वैन केयू की ओर देखा। वह पूरे शरीर से कांप रही थी। उसका मुंह खुला था, लेकिन डर के मारे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने पूछा, मैडम आपने क्या देखा? वह बस मेरी ओर घूरती रही। उसकी आंखें और भी फैलती जा रही थीं। कुछ देर बाद उसके मुंह से बस इतना निकला, वहां कोई था? कौन? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी वह लगातार चिल्ला रही थी। सिक्योरिटी कप्तान दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। उनके पैर इतने कांप रहे थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैं कंपनी के बाहर खड़ा एम्बुलेंस को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर मेरी नजर अनायास उस खिड़की पर पड़ी। कांच पर 3 हल्के हल्के हथेलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हें 3 सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। सबसे पहले अकाउंट्स वाले बड़े भाई दौड़ते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। उन्होंने घबरा कर पूछा, कल रात फिर कुछ हुआ था ना? मैडम को अस्पताल ले गए क्या फिर किसी की मौत हो गई? मैंने कहा, नहीं, इस बार कोई नहीं मरा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर धीरे से बोले, मैं पहले ही कह रहा था, जब भी तुम ओवरटाइम करते हो कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तभी एडमिन विभाग के वांग भाई भी पास आ गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे लोग वापस आ गए हैं? उनकी ये बात सुनते ही चाय वाले कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर एक साथ मेरी ओर उठ गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लिया। तभी टेक्निकल विभाग का शाओ लियो अंदर आया और बोला, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अलौकिक बात है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। शायद इनकी कुंडली या किस्मत अलग हो सकता है जब ये ओवरटाइम करते हैं तभी कोई अनहोनी हो जाती हो। अकाउंट्स वाले बड़े भाई की आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में भी ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों की किस्मत बहुत भारी होती है। उनके आसपास अशुभ घटनाएं आसानी से घट जाती हैं। लेकिन एडमिन विभाग के वांग भाई ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन लाओ ली की मौत हुई थी उस दिन मैं भी ओवरटाइम कर रहा था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मंजिल में ही कोई समस्या हो। 12वीं मंजिल पहले से ही अशुभ मानी जाती है, और जब लियू भाई सीढ़ियों से गिरे थे तब वे 13वीं मंजिल पर थे। इसके बाद चाय वाले कमरे में हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई कह रहा था कि मेरा शरीर किसी अजीब शक्ति को आकर्षित करता है। कोई बोला कि मेरी सीट ऐसी जगह है जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। किसी ने तो यह तक कह दिया कि जब इस इमारत का निर्माण हुआ था तब शायद जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ था। फिर किसी ने धीरे से मुझसे पूछा, मो भाई, क्या आपको सचमुच कुछ दिखाई देता है? मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हर नई थ्योरी पिछली से भी ज्यादा अजीब थी, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हर बार अलग इंसान, अलग जगह और अलग समय पर क्यों मरता है? सिर्फ एक बात हर बार समान थी, जब भी मैं ओवरटाइम करता था कोई ना कोई मर जाता था। पूरी सुबह चर्चा चलती रही, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अगले दिन वैन केयू अस्पताल से वापस आ गई। सिक्योरिटी कप्तान उसके साथ थे। दोनों बार बार सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलता था, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। मैं अपनी सीट पर बैठा कॉफी पी रहा था और कीबोर्ड पर काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैन केयू ने उस रात की रिकॉर्डिंग दर्जनों बार देखी। आखिर में उसने सिर के इतना कहा, बस यही सब है। काफी देर तक वह चुप बैठी रही, फिर उठी और मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि वह सीधे मेरी ओर आ रही है। लू बेमू, मेरे केबिन में आओ। मैं उसके पीछे अंदर गया। उसने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और मुड़कर मेरी आंखों में घूरते हुए बोली, तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो हूँ मैडम। वह जोर से बोली, नामुमकिन। वह एक कदम और आगे बढ़ी। तुम जरूर कुछ जानते हो। उस रात मैंने सचमुच कुछ देखा था। मैंने शांत स्वर में पूछा, आपने क्या देखा था? उसने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैंने फिर पूछा, मैडम आपने क्या देखा? इस बार भी वह कुछ नहीं बोल पाई। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मुड़कर बाहर निकलने लगा। पीछे से उसकी आवाज आई, लू बेमू, रुक जाओ। लेकिन मैं नहीं रुका। कुछ ही देर बाद पूरे ऑफिस की मीटिंग बुला ली गई। वह मंच पर खड़ी होकर बोली, पिछले कुछ दिनों से कंपनी में जो अफवाहें फैल रही हैं उनके बारे में मुझे सब पता है। उसने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और कहा, मेरे अस्पताल जाने की घटना सिर्फ एक हादसा थी। उस रात मैं बहुत थकी हुई थी। मुझे भ्रम हो गया था और मैं खुद ही डर गई थी। कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। उसने अनसुना करते हुए कहा, अब कंपनी पहले की तरह चलेगी। जिसे ओवर टाइम करना है वो करेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा, लू बेमू, आज रात भी तुम ओवर टाइम करोगे? मैं खड़ा हो गया। मैडम मैं मना करता हूँ। पूरा मीटिंग रूम शांत हो गया। वह हंस पड़ी। मना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर किसी को चोट पहुंचे या किसी की जान जाए। वो बोली, चोट? कल रात तो कोई मरा नहीं था, मैं सिर्फ डर गई थी। अब तुम्हारी ओवर टाइम करते ही मौत होती है वाली कहानी खत्म हो जानी चाहिए। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। कमरे में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। सच तो है, इस बार कोई नहीं मरा। मैडम ठीक है, सिक्योरिटी कप्तान भी ठीक है। शायद ये सारी बातें सिर्फ अफवाह थी। तभी
दरवाजे की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह एडमिन विभाग के वांग भाई थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कांपते हुए उन्होंने चाय वाले कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। कोने में कुछ पुराने डिब्बे और एक पुरानी पानी की मशीन रखी थी। उन डिब्बों के पीछे से एक हाथ दिखाई दे रहा था, एक बिल्कुल सफेद बेजान हाथ। पूरा ऑफिस अफरा तफरी में बदल गया। कोई चीखने लगा, कोई बाहर भाग गया। कुछ लोगों के पैर जवाब दे गए और वे वहीं फर्श पर बैठ गए। वेन केयू का चेहरा भी सफेद पड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और आगे बढ़कर बोली, घबराओ मत, कोई कुछ मत छुओ, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई। पूरी मंजिल को सील कर दिया गया। सभी कर्मचारियों को नीचे भेज दिया गया। मैं भी भीड़ में खड़ा पुलिस की चमकती लाल नीली बत्तियां देखता रहा। करीब 2 घंटे बाद खबर आई। मरने वाला टेक्निकल विभाग का एक कर्मचारी था। उसका उपनाम वांग था। वह बहुत शांत स्वभाव का इंसान था और ऑफिस में शायद ही किसी का ध्यान उसकी ओर जाता था। फॉरेंसिक जांच की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हालांकि अंतिम कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय होना था। लेकिन एक बात साफ थी, उसकी मौत उसी रात हुई थी जिस रात मैंने ओवरटाइम किया था। ये खबर फैलते ही भीड़ में हलचल मच गई। कल रात ही मरा था, यानी उसी दिन जब लू बेमू ओवरटाइम कर रहा था। हे भगवान, उस रात तो वह भी ऑफिस में था। लाश इतनी कोने में पड़ी थी कि किसी की नजर ही नहीं पड़ी। मैं भीड़ के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे मेरे आसपास खड़े लोग खुद ही पीछे हटने लगे। कुछ ही पल में मेरे चारों ओर खाली घेरा बन गया। किसी ने धीमे से कहा, सचमुच लू बेमू के ओवरटाइम करते ही लोग मर जाते हैं। इस बार तो उसके अपने ही विभाग का आदमी मर गया। मैंने सिर उठाकर दूर खड़ी वेन केयू की ओर देखा, फिर भीड़ को चीरते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी लोग हमें देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैडम अब भी चाहती हैं कि मैं ओवरटाइम करूं? वह एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं 3 सेकंड तक उसकी ओर देखता रहा, फिर मुड़कर वहां से चला गया। मेरे पीछे पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन मुझे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सचमुच 3 दिन बाद वेन केयू ने फिर से पूरी कंपनी की मीटिंग बुलाई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा थका और पीला लग रहा था। वो मंच पर खड़ी हुई और भारी बैठी हुई आवाज में बोली, साथियों, पिछले कुछ दिनों से जो अफवाहें फैल रही हैं, उनकी मैंने पूरी जांच कर ली है। कुछ पल रुककर उसने कहा, ये सब सिर्फ हादसे थे। पूरा मीटिंग रूम शांत था। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने सीधे मेरी ओर देखा। लू बेमू, आज रात तुम फिर ओवरटाइम करोगे? मैं खड़ा हो गया। मैडम, लगता है आपने मेरी पिछली बात नहीं सुनी। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। सुनी थी, लेकिन कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। कंपनी को मेरी जरूरत है? या मेरी वजह से किसी और के मरने की, या फिर किसी और के घायल होने की? मेरी बात सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने घबराकर सांस खींची। वह एक कदम आगे बढ़ी और बोली, लू बेमू, इतने सालों तक तुमने एक भी दिन ओवरटाइम नहीं किया, फिर भी पूरी तनख्वाह लेते रहे। कंपनी ने तुम्हें इतने साल पाला है, अब सिर्फ एक रात ओवरटाइम करने को कह रही हूँ और तुम इतनी बहानेबाजी कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि दुनिया में ऐसी अंधविश्वासी बातें होती हैं? मैंने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं ओवरटाइम करूंगा तो कोई ना कोई मरेगा। अभी अभी वांग की मौत हुई है, क्या आप उसे भूल गईं? उसके चेहरे की मांसपेशियां हल्के से फड़क उठी, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, वह सिर्फ एक हादसा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ कहती है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सच? वह भी मेरी ओर देखती रही, फिर बोली, आज रात 8 बजे तुम ओवरटाइम करोगे। इस बार पूरे समय मैं अकेली तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने दोहराया, आप जिम्मेदारी लेंगी? उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं जिम्मेदारी लूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। रात के ठीक 8 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। पूरी मंजिल पर सिर्फ हम दोनों थे। वेन केयू मेरे सामने बैठी थी। उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। उसने कहा, शुरू करो, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 8:30 बजे अचानक लाइट एक बार झपकी। वेन केयू ने छत की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। रात 9 बजे गलियारे के आखिर से किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। वह अचानक कुर्सी से उठी और बाहर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह वापस आकर बैठ गई। अब उसके चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई दे रही थी। वह खुद से बुदबुदाई, पुरानी बिल्डिंग है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। शायद वह खुद को ही दिलासा दे रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, डर किस बात का है मैडम? आपने ही तो कहा था कि ऐसी कोई रहस्यमयी बातें नहीं होती। उसने मुझे घूर कर देखा। अपना काम करो। 9:30 बजे फिर लिफ्ट की घंटी बजी। वह तुरंत उठी और लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह 3 सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप क्लोज बटन दबाकर वापस लौट आई। इस बार उसके माथे पर पसीने की हल्की परत साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोली, शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा, लेकिन अब उसकी आवाज कांप रही थी। रात 10 बजे वह कुर्सी पर पीछे टिक गई और सिगरेट जला ली। एक लंबा कश लेकर उसने कहा, लू बेमू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता किया है। उसने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए मेरी ओर देखा। 3 साल पहले जब तुमने नौकरी शुरू की थी, तभी लाओली की मौत हुई। उसके बाद जब जब तुमने ओवरटाइम किया, हर बार कोई ना कोई हादसा हुआ। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं मुस्कुरा दिया। मैडम, ऐसा इल्जाम यूं ही नहीं लगाया जाता। मैं भला किसी का हत्यारा कैसे हो सकता हूँ? वह कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक चाय वाले कमरे की लाइट बुझ गई। वह घबरा कर तुरंत वहां भागी। अगले ही पल लाइट फिर जल उठी। वह चाय वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी रह गई,
बिल्कुल जड़। मैंने पूछा, मैडम क्या हुआ? वह चुप रही। मैं उसके पास गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा किया। जमीन पर पानी फैला हुआ था और उस पानी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान पानी के बीच से शुरू होकर सीधे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, अभी अभी यहाँ कोई था। मैंने कुछ नहीं कहा। झुककर उन निशानों को ध्यान से देखा। वे बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी अभी कोई भीगे पैरों से वहां चला हो। लेकिन उस रात हम दोनों के अलावा कोई भी चाय वाले कमरे में नहीं आया था। वह मेरी ओर देखकर बोली, लू बेमू, तुमने भी देखा ना? मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैडम आप जानना चाहती थी कि जब भी मैं ओवरटाइम करता हूँ तो हादसे क्यों होते हैं? आज मैं आपको सच बताता हूँ। वैन केयू के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह जमीन पर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि वांग की मौत सिर्फ एक हादसा थी? वह अचानक सिर उठाकर मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें फैल गईं। वांग की मौत का मुझसे क्या लेना देना? जब वह मरा तब तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली और उसके सामने फेंक दी। ये वांग की मेडिकल रिपोर्ट है, ये उसके ओवरटाइम का रिकॉर्ड है और ये उसकी मौत से 3 दिन पहले अपनी पत्नी को भेजे गए संदेशों की कॉपी है। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, वांग को दिल की गंभीर बीमारी थी। कंपनी की मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी। फिर भी आपने उसे लगातार 1 हफ्ते तक ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन वह लगातार 16 घंटे काम कर चुका था। मैंने रिपोर्ट उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। ये चौथा इंसान है जिसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। वो मुंह खोले मुझे देखता रह गया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। मैंने जेब से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और मेज पर रख दिया। 3 साल पहले, मरने से पहले लाओ ली ने ये मुझे दिया था। मैंने रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डर से एक आवाज साफ सुनाई दी, ये लोग मेरे रास्ते की रुकावट है, इन्हें किसी तरह हटाओ, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ना। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह रिकॉर्डर छीनने के लिए मुझ पर झपटा, लेकिन मैंने हाथ पीछे खींच लिया। वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, लाओ ली की दवा में मिलावट, लियू भाई के सीढ़ियों वाले हिस्से की लाइट खराब करवाना, सफाई कर्मचारी के कमरे का बिजली का सॉकेट जानबूझकर खराब करवाना। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी चाल कभी पकड़ी नहीं जाएगी। मैं उसके सामने झुककर बोला, लेकिन तुम एक बात भूल गए। मरने से पहले लाओ ली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वह जमीन पर पड़ा कांप रहा था। मैंने बैग से कागजों का एक और मोटा पुलिंदा निकाला और उसके सामने फेंक दिया। ये बैंक ट्रांसफर की रसीदें हैं, ये फोन कॉल का रिकॉर्ड है और ये उन लोगों के बयान हैं जिन्हें तुमने पैसे देकर काम कराया था। मैंने एक एक दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, झर मिलाने वाले को तुमने 50,000 दिए, बिजली की वायरिंग खराब करने वाले मिस्त्री को 80,000 दिए और सीढ़ियों की लाइट खराब करवाने वाले को 30,000 दिए। वह लंबे समय तक उन कागजों को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर बोला, मान लिया ये सब सच है, लेकिन वे हथेलियों के निशान, बार बार बिजली का खराब होना, लाइटों का अपने आप झपकना और अभी अभी जो गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, वह मेरी ओर घूरते हुए लगभग चिल्ला पड़ा, ये सब तो मैंने नहीं किया, बताओ ये सब कैसे हुआ? मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उन आंखों में अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी। वह चाहता था कि सचमुच कोई भूत प्रेत हो, कि जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी आत्माएं लौट आई हों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे इन सबूतों, बैंक ट्रांसफर और गवाहियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कल वह चौंक गया। मैंने कहा, जब तुम सबके सामने अपने अपराध स्वीकार करके माफी मांगोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन घटनाओं का सच क्या था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैं उसके सामने खड़ा था। अचानक उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया, रोते हुए बोला, लू बेमू, बेमू भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बातें बाहर मत जाने देना। वह सिर उठाकर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक का पानी एक साथ बह रहे थे। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरा बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है। मैंने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्या लाओ ली के परिवार वाले नहीं थे? उसका हाथ कांप गया। मैंने आगे कहा, और लियू भाई, उनकी बेटी ने उसी साल कॉलेज में दाखिला लिया था। मैंने उसकी ओर देखा। उसका हाथ कांप गया। मैंने कहा, लियू भाई का भी परिवार था, उसी साल उनकी बेटी का कॉलेज में दाखिला हुआ था। उसने मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैंने आगे कहा, और सफाई कर्मचारी, उनके पोते का जन्म अभी अभी हुआ था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह जमीन पर बैठ गया। मैंने बिना रुके कहा, और वांग, उनका बेटा अभी प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ता है। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगा। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। मैं उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो। जब तुमने लाओ ली को मरवाया था तब क्या एक बार भी उसके परिवार के बारे में सोचा था? जब तुमने लियू भाई को सीढ़ियों से गिरवाया था तब क्या उनकी बेटी का ख्याल आया था? जब तुमने सफाई कर्मचारी की जान ली तब क्या उनके नवजात पोते के बारे में सोचा था? और जब तुमने वांग से लगातार 16 घंटे काम करवाया तब क्या तुम्हें उसके छोटे बेटे की याद आई थी? वह चेहरा ढके बैठा रहा। मुझसे नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं खड़ा हो गया। अगर तुम इस मामले को अदालत से बाहर सुलझाना चाहते हो तो ठीक है। ये सुनते ही उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। मैंने कहा, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। पहली, कल सुबह तुम खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करोगे। अगर शिकायत मुझे करनी पड़ी तो मामला बिल्कुल अलग होगा। उसका चेहरा फिर सफेद पड़ गया। दूसरी, इन सालों में कंपनी ने कर्मचारियों का जो शोषण किया है उसकी पूरी लिखित रिपोर्ट तैयार करोगे, उस पर हस्ताक्षर करोगे और सबके सामने माफी मांगोगे। उसके होंठ कांपने लगे। तीसरी, वांग के परिवार के पास खुद जाओगे, उनसे माफी मांगोगे और कानून के अनुसार सबसे अधिक मुआवजा दोगे। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने आखिरी शर्त रखी। चौथी, कल सुबह 9 बजे पूरी कंपनी की मीटिंग में सबके सामने अपने अपराध स्वीकार करके सार्वजनिक रूप से माफी
माफी मांगोगे? ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई हो। वह वहीं जमीन पर ढह गया। धीरे से बोला, लू बेमू यह। मैंने पूछा, क्या? मंजूर नहीं। मैं मुड़कर बाहर जाने लगा। पीछे से उसकी आवाज आई, लू बेमू। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। रोते हुए बोला, मैं मानता हूँ, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैंने 3 सेकंड तक उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। मैं लिफ्ट के सामने जाकर नीचे जाने का बटन दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वैन केयू पागलों की तरह अपने केबिन से भागती हुई सीढ़ियों की ओर दौड़ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा। वह सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंची, उसे जोर से खोला और अचानक वहीं रुक गई। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। मैं धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह कांप रही थी। मैंने भी सीढ़ियों के अंदर झांक कर देखा। सीढ़ियों पर सबसे ऊपर लाओ ली खड़े थे। उन्होंने वही नीली यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो उनकी मौत वाले दिन थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उनकी खाली आंखें सीधे वैन केयू को घूर रही थीं। उनके बगल में लियू भाई खड़े थे। फिर सफाई कर्मचारी। उनका शरीर अब भी उसी तरह झुका हुआ था जैसे करंट लगने के समय था। सबसे नीचे वांग खड़े थे। उनका चेहरा नीला और बेजान था। 4 सफेद चेहरे, 4 खाली आंखें, सब एक साथ वैन केयू को घूर रहे थे। वह जोर से चीखी। पीछे हटना चाहा, लेकिन वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें उलट गईं। मुंह से झाग निकलने लगा। मैंने उसकी ओर देखा, फिर दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा। इस बार वहां कोई नहीं था। क्या वह सिर्फ भ्रम था? अगली सुबह 8:30 बजे मैं बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा। अंदर लगभग सभी कर्मचारी पहले से बैठे थे। अकाउंट्स वाले बड़े भाई पहली पंक्ति में बैठे मुझे हाथ हिलाकर बुलाने लगे। बेमू, इधर बैठो। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। घबरा कर बोले, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या वह सचमुच आएगा? मैंने मंच की ओर देखा। आएगा। ठीक 8:45 पर एडमिन विभाग के वांग भाई दस्तावेजों का एक पुलिंदा लेकर अंदर आए और सब में बांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज की मीटिंग का कार्यक्रम है, सब लोग देख लीजिए। मैंने कागज देखा। उसमें लिखा था, 1 वैन केयू का सार्वजनिक माफीनामा, 2 कर्मचारियों के प्रश्न, 3 तीसरा बिंदु खाली छोड़ा गया था। वांग भाई ने मेरी ओर देखकर आंख मारी। कमरे में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। क्या लगता है आज वह सबके सामने अपने अपराध कबूल करेगा? दूसरे ने कहा, अपराध कबूल नहीं, माफी मांगेगा। पहला बोला, दोनों में क्या फर्क है? दूसरा मुस्कुराया, बहुत बड़ा फर्क है। अपराध कबूल करना पुलिस के सामने होता है और उसके बाद जेल भी हो सकती है, लेकिन माफी मांगना सिर्फ हमारे सामने है, उससे सजा नहीं मिलती। भीड़ में किसी ने पूछा, तो क्या उसे सचमुच सजा होगी? ठीक 9 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। वैन केयू अंदर आई। उसने एक सिकुड़ा हुआ ऑफिस सूट पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही वह अंदर आई, पूरा हॉल खामोश हो गया। वह सिर झुकाए धीरे धीरे मंच तक पहुंची। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, साथियों, आज मैं यहाँ आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है कि सिर्फ माफ कीजिए कह देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन फिर भी मुझे यह कहना होगा। हॉल में कई लोगों ने हैरानी से गहरी सांस ली। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, 3 साल पहले जिस रात लाओ ली की मौत हुई थी, उसी रात मैंने किसी से उसकी चाय में जहर मिलवाया था। उसकी आवाज कांपने लगी। लाओ ली मुझसे वरिष्ठ थे। अगली पदोन्नति उन्हें ही मिलने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरे रास्ते में आए। वह कुछ पल रुकी, गहरी सांस लेकर फिर बोली, मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मरने से पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, मैंने नहीं उठाया। उन्होंने मुझे संदेश भेजे, मैंने जवाब नहीं दिया। आखिर में उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा था, वैन केयू, रुक जाओ, मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ पद के लिए नहीं लड़ूंगा। इतना सुनते ही हॉल में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। अब वैन केयू खुद भी रो रही थी। उसने आंसू पोंछे और आगे कहा, जिस दिन लियू भाई सीढ़ियों से गिरे थे, उसी दिन मैंने किसी से सीढ़ियों की लाइट खराब करवाई थी। उन्हें पता चल गया था कि मैं रिश्वत ले रही हूँ। उन्होंने कहा था कि वे मेरी शिकायत करेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आवाज टूटने लगी। फिर उसने कहा, सफाई कर्मचारी, उन्होंने मुझे सप्लायरों के साथ पैसे बांटते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चाय वाले कमरे का बिजली का सॉकेट खराब करवाया। वह दोनों हाथों से चेहरा ढक कर रोने लगी। फिर कांपते हुए बोली, और वांग। ये नाम लेते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। मुझे पता था कि उन्हें दिल की बीमारी है। मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी थी। फिर भी मैंने उन्हें लगातार 1 हफ्ते तक रोज 16-16 घंटे काम करने पर मजबूर किया। जिस रात उनकी मौत हुई, मैं अस्पताल में थी। मुझे लगा था कि उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अचानक वह मंच पर ही घुटनों के बल बैठ गई। सबके सामने रोते हुए बोली, मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सिर्फ उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह काफी देर तक घुटनों के बल बैठी रही। फिर लोगों के बीच धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। लगता है इसे सचमुच अपने किए का पछतावा है। दूसरे ने कहा, कौन जाने, शायद सिर्फ नाटक कर रही हो। तीसरे ने जवाब दिया, अगर नाटक है तो बहुत असली लग रहा है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी, मंच का सहारा लेकर खड़ी हुई। फिर मेरी ओर देखकर बोली, लू बेमू। मैं खड़ा हो गया। उसने कहा, अब तुम्हें मुझे सच बताना होगा। सैकड़ों निगाहें एक साथ मेरी ओर उठ गईं। मैं मंच पर गया, उसके हाथ से माइक्रोफोन लिया। फिर पहली पंक्ति की ओर देखकर कहा, टेक्निकल विभाग के शाओ लियू, खड़े हो जाओ। शाओ लियू थोड़ा झिझकते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। मैंने कहा, उस रात लिफ्ट में जो खराबी आई थी वह उसी ने पैदा की थी। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी जानकारी है। उसने 3 दिनों तक लिफ्ट के सिस्टम को हैक करके गड़बड़ कर दी थी। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक हर तरफ शोर मच गया। क्या लिफ्ट किसी ने जानबूझकर हैक की थी? शाओ लियू ने शर्माते हुए सिर खुजलाया और बोला, हाँ, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था। लोगों के बीच हल्की हंसी गूंज उठी। फिर मैंने कहा, एडमिन विभाग के वांग भाई, आप भी खड़े हो जाइए। वांग भाई
भाई मुस्कुराते हुए उठे, थोड़े संकोच से बोले, खिड़की पर जो हथेलियों के निशान दिखाई दिए थे वे मैंने बनाए थे। ग्लिसरीन और स्टार्च मिलाकर कांच पर लगाया था। सूखने के बाद निशान अपने आप उभर आए। फिर मैंने अकाउंट्स वाले बड़े भाई की ओर देखा, वे भी खड़े हो गए। उन्होंने अपना एक पैर उठाकर दिखाया और हंसते हुए बोले, और जो गीले पैरों के निशान थे वे मैंने बनाए थे। जब आप दोनों चाय वाले कमरे में थे तब मैं पीछे के दरवाजे से भीगे जूते पहनकर अंदर आया और वे निशान छोड़ दिए। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखिए मेरे जूते अभी भी गीले हैं। पूरा हॉल जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। फिर एक एक करके और भी लोग खड़े होने लगे। टेक्निकल विभाग, एडमिन विभाग, अकाउंट्स, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी स्टाफ, करीब दर्जन भर लोग अपनी अपनी शरारतों का सच बताने लगे। वेन क्यू मंच पर खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका मुंह खुला रह गया था। वह कभी एक कर्मचारी की ओर देखती तो कभी दूसरे की ओर। मैंने उसकी ओर मुड़कर शांत स्वर में कहा, मैडम वेन, क्या आपको सचमुच लगा था कि इस कंपनी में सिर्फ मैं ही आपसे नफरत करता हूँ? वह कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, लाओ ली मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे इस पेशे में कदम रखना सिखाया। मेरे साथ खाना खाते थे। मेरी पहली तनख्वाह आने से पहले तक का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। लियो भाई मेरे मार्गदर्शक थे। जब मुझे एक्सेल चलाना भी नहीं आता था तब उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब सिखाया। सफाई कर्मचारी अंकल रोज मेरे लिए ऑफिस की लाइट जलाकर रखते थे। मैं जितनी देर तक ओवरटाइम करता वे भी उतनी देर तक रुकते थे। और वांग, उनका बेटा मुझे अंकल कहकर बुलाता है। मैंने मंच के नीचे खड़े उन दर्जन भर कर्मचारियों की ओर देखा, फिर एक एक शब्द स्पष्ट बोलते हुए कहा, इन 3 सालों में सिर्फ मैं अकेला तुम्हारे सच के सामने आने का इंतजार नहीं कर रहा था, पूरा विभाग तुम्हारे न्याय का इंतजार कर रहा था। वेन केयू के पैरों ने जवाब दे दिया। वह मंच को पकड़कर किसी तरह खड़ी रही। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं मंच से नीचे उतरने लगा। उसके पास पहुंचकर रुक गया। मैडम वेन, आपने अभी कहा कि आप माफी मांगने आई हैं। वह चुप रही। मैंने पूछा, क्या आपको पता है कि आपको किससे माफी मांगनी चाहिए? मैंने मंच के सामने बैठे लोगों की ओर इशारा किया। मुझसे नहीं, लाओ ली के परिवार से, लियो भाई की बेटी से, सफाई कर्मचारी अंकल की बेटी से और वांग की पत्नी और बेटे से। वे सब आज यहाँ मौजूद हैं। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने दरवाजे की ओर देखा। लाओ ली के पति खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन वे रो नहीं रहे थे। लियो भाई की बेटी भी खड़ी थी, करीब 20-22 साल की एक कॉलेज छात्रा। उसने अपने होंठ कसकर भींच रखे थे। सफाई कर्मचारी अंकल की बेटी भी उठ खड़ी हुई। उसने काम की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वांग की पत्नी अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी। बच्चे के हाथ में एक पुरस्कार प्रमाण पत्र था। वेन केयू अब खुद को संभाल नहीं सकी। वह मंच पर ही घुटनों के बल गिर पड़ी। दरवाजे की ओर मुंह करके बार बार कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज धीरे धीरे भर्रा गई, कमजोर होती गई, लेकिन पूरे हॉल में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। तभी वांग का छोटा बेटा बोला, आंटी। वेन केयू ने आंसुओं से भरा चेहरा उठाया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, मम्मी कहती हैं कि बुरे लोग भी रोते हैं, अगर आप रो लेंगी तो क्या मेरे पापा वापस आ जाएंगे? उस एक सवाल ने पूरे हॉल को रुला दिया। 3 महीने बाद अदालत का फैसला आया। वेन केयू को 20 साल की सजा सुनाई गई। उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाकर मृत्यु का कारण बनने, दूसरों से अपराध करवाने, पद का दुरुपयोग करने और कर्मचारियों से जबरन काम करवाने जैसे अपराध सिद्ध हुए। सुनवाई वाले दिन हम पूरा विभाग अदालत पहुंचा। दर्शक दीर्घा में बैठकर हम उस महिला को देख रहे थे जो कभी खुद को सबसे शक्तिशाली समझती थी। अब वह कैदी की वर्दी पहनकर आरोपी के कटघरे में खड़ी थी। जब जज फैसला पढ़ रहे थे वह पूरे समय सिर झुकाए रही। फैसला सुनाए जाने के बाद उसने एक बार हमारी तरफ देखा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, फिर लाओ ली के पति पर, लियो भाई की बेटी पर, सफाई कर्मचारी अंकल की बेटी पर और वांग की पत्नी व बेटे पर। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। अगले ही पल पुलिस उसे लेकर चली गई। जब हम अदालत से बाहर निकले, धूप बहुत तेज थी। शाओ लियो मेरे पास आया और पानी की बोतल बढ़ाते हुए बोला, लो पानी पी लो। मुझे प्यास नहीं थी, फिर भी मैंने बोतल ले ली। वह मुस्कुराकर बोला, 20 साल, क्या इतनी सजा काफी होगी? मैंने कहा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जेल में अपना समय कैसे बिताती है। वह हंसकर बोला, क्या लगता है अंदर उसकी मुलाकात लाओ ली और बाकी लोगों से होगी? मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर इतनी जल्दी उनसे मिलना चाहते हो तो खुद भी जेल चले जाओ। वह घबराकर हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी अकाउंट्स वाले बड़े भाई पीछे से आए। बेमू, आज रात सब लोग साथ में खाना खाते हैं। मैंने पूछा, क्यों? वे हंसकर बोले, मेरी तरफ से दावत है, जश्न मनाएंगे। आखिर न्याय मिल गया। एडमिन विभाग के वांग भाई भी आ गए। हाँ, मैं जगह बुक करता हूँ। तभी लियो भाई की बेटी मेरे सामने आकर खड़ी हुई, धीरे से बोली, मो अंकल। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। मेरे पापा की तरफ से आपका धन्यवाद। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद मत दो, अपने आप को दो। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, तुमने कॉलेज में दाखिला लिया, तुम्हारे पापा को इसी बात पर सबसे ज्यादा गर्व था। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उसकी आंखें भर आईं। फिर सफाई कर्मचारी अंकल की बेटी आई। मो भाई, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने पूछा, कहाँ? एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी में। मैं मुस्कुराया, बहुत अच्छा, तुम्हारे पापा बहुत खुश होते। तभी वांग का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया। अंकल देखिए,
मुझे ये इनाम मिला है। मैं घुटनों के बल बैठ गया। क्या मम्मी को दिखाया? वह खुशी से बोला, हाँ, उन्होंने कहा है कि इसे फ्रेम करवाएंगे। मैं हंस पड़ा। घर जाकर मम्मी से कहना, मैं कुछ दिनों में तुम लोगों से मिलने आऊंगा। वह खुशी खुशी दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। कुछ दूर लाओ, ली के पति खड़े थे। वे मेरे पास नहीं आए, बस दूर से मेरी ओर देखकर सिर झुका दिया। मैंने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। इतना ही काफी था। कहानी के अंत में पता चलता है कि ये कोई भूत प्रेत या अलौकिक घटना नहीं थी। असली अपराधी कंपनी की मैनेजर वेन केयू थी, जिसने अपने स्वार्थ, प्रमोशन और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कई कर्मचारियों की मौत की साजिश रची या उन्हें ऐसी परिस्थितियों में धकेला कि उनकी जान चली गई। मुख्य पात्र लू बेइमू ने 3 साल तक सबूत इकट्ठे किए। ऑफिस के कई कर्मचारियों ने मिलकर वेन केयू को मानसिक दबाव में लाने के लिए लिफ्ट लाइट, हाथों के निशान और गीले पैरों के निशानों जैसी घटनाएं रची ताकि वह अपने अपराध स्वीकार करे। आखिरकार वेन केयू सबके सामने अपने अपराध कबूल कर लेती है। बाद में अदालत उसे दोषी ठहराती है और 20 साल की जेल की सजा सुनाती है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलता है और कंपनी के कर्मचारियों को भी राहत मिलती है। सच देर से सही, लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। लालच, सत्ता का दुरुपयोग और दूसरों का शोषण अंततः इंसान को बर्बाद कर देता है। अन्याय के खिलाफ धैर्य और सबूतों के साथ लड़ने से न्याय मिल सकता है। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले।